भारत में नेता इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय एक तरफा वर्चस्व चलता था नेहरू जी का, और सरदार पटेल के होने से उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो नियंत्रण था, उनकी मृत्यु के साथ वो भी खत्म हो गया और अब कोई भी उनका विरोध करने वाला नहीं बचा, न उनकी पार्टी में और न देश में। और एक तरीके से एक तरफा वर्चस्व था नेहरू जी का। जो नेहरू जी बोल दें, जो नेहरू जी कह दें, वही नीति बनेगी, वही पॉलिसी होगी भारत की, चाहे अच्छा चाहे बुरा। ठीक यही स्थिति इंदिरा गांधी जी के समय हुई। जब उनका वर्चस्व काफी बढ़ गया तो पार्टी के अंदर और देश के अंदर अब ये मुहावरा गढ़ा जाने लगा कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंदिरा गांधी का विरोध कर दे। और जब ये वाली स्थिति में नेता पहुंचते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटिंग हो जाती है, चारों ओर सर्वव्याप्त हो जाती है, चारों ओर केवल वही दिखाई देते हैं। और फिर आज के समय में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो आज भी वही मुहावरा गढ़ा गया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन, मोदी जी का विकल्प कौन है। और जब भी भारत की राजनीतिक पटल पे कोई इतना बड़ा लीडर आता है, नेहरू जी जैसा, इंदिरा गांधी जी जैसा, मोदी जी जैसा, तो फिर उसका विकल्प ही नहीं समझ में आता। आम जनता के मन में और विपक्ष के मन में भी कि कैसे उसको हराएं, एकदम आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है मसला। और नेता के मन में भी एक तरीके का अहंकार, एक घमंड हो जाता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हमारे आगे कोई विपक्ष नहीं, कोई जनता की डिमांड नहीं, हम एक अलग दुनिया से आए हैं, हम एक अलग स्पेस से आए हैं, एक हम एलियन स्वरूप में हैं। और यही स्थिति नेहरू जी के साथ थी जब वो विदेश नीति बना रहे थे, जब वो कश्मीर नीति बना रहे थे, जब वो चीन के साथ हिंदू चीनी भाई भाई कर रहे थे, जब वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहे थे। तो उनसे कई लोगों ने सलाह जरूर दी होगी कि इसका आगे चल के क्या दुष्परिणाम हो सकता है। लेकिन क्योंकि जब एक ही नेता सर्वे सर्वा होगा तो वो सुनेगा नहीं किसी की। ठीक ऐसा इंदिरा गांधी जी के समय हुआ जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को रौंद दिया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 93,000 सैनिक सरेंडर कर देते हों। उस समय बहुत बढ़िया हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन थी और हम चाहते तो जो चाहे वो मनवा लेते। लेकिन फिर उन्होंने शिमला समझौता किया और उसके बाद फिर बातें बदल गई। वही स्थिति मोदी जी के समय है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कई सारे सवाल अनुत्तरित हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बैठ के सीज फायर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जश्न क्यों मना। अभी अभी असीम मुनीर ने अमेरिका के दूसरे दौरे में, पहली बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था खाने पे, और दूसरी बार वापस से अमेरिका के सेनाध्यक्ष ने असीम मुनीर को इनवाइट किया और फिर वो वहां एक प्राइवेट समारोह में, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका की धरती से भारत को कोई धमकाए, अमेरिका में बैठ के कोई तीसरे देश को धमकाए। असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती से बैठ के भारत को ट्रंप की शय पे धमकी दी है कि अगर भारत ने हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के खिलाफ कोई काम किया, हमारे अस्तित्व को चुनौती दी, तो हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे और हमारे साथ साथ आधी दुनिया जाएगी। इस तरीके की चैलेंजिंग बातें कर रहा है असीम मुनीर। वो कहता है कि पाकिस्तान में जब लोगों को यह सवाल पूछा जाता है कि कौन जीता, तो लोग कहते हैं कि हमारा जो आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गया तो पाकिस्तान ही जीता होगा ना। तो इस तरीके की ओपन चैलेंज दी जा रही है। और आज भी भारत में हम इस सवाल के ऊपर अनुत्तरित हैं कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें यह सारा मामला सीज फायर की ओर गया, लेकिन उसके ऊपर सरकार का स्पष्ट जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं।
वोटों को लेके, बिहार में एसआईआर को लेके। लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दे रहा है, जो गड़बड़ियां हैं उसको मान नहीं रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, संवैधानिक संस्थाएं जनता के लिए जवाबदेह नहीं बन रही हैं। मोदी जी अपने पिछले कार्यक्रमों में यह कह चुके हैं, पब्लिक रैलियों में और इंटरव्यूज में, कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। विपक्ष को ज्यादा महत्व देते नहीं, और ऑब्वियस है ऐसा पहले भी हो रखा है, चाहे वो नेहरू जी के समय, चाहे वो इंदिरा गांधी जी के समय। कोई भी व्यक्ति अगर इतना ताकतवर रूप से उभर जाएगा, अगर उसकी लार्जर देन लाइफ इमेज बन जाएगी, अगर वो अपराजेय बन जाएगा, तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। ये तो एकदम सत्य बात है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो खाली अपनी मस्तिष्क की बात सुनेंगे। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति इतना ताकतवर कैसे हो जाता है? ये प्रॉब्लम कहां पे एग्जिस्ट कर रही है? क्या हमारा विपक्ष कमजोर हो गया है? विपक्ष में लीडरशिप की कमी हो गई है? विपक्ष यूनाइटेड नहीं है? देश की जनता उतनी समझदार नहीं है? वोट बंट जा रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। आखिर प्रॉब्लम कहां है? क्या हमारे संविधान में कोई आर्टिकल है जो एक ही तरीके की पार्टी को जीतने के लिए व्यवस्था बना रहा है, या कि संवैधानिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, चुनाव आयोग से लेके और न्यायपालिका तक? आखिर वो मसला क्या है? वो रूलिंग पार्टी की ताकत तो नहीं जिससे बार बार वो आम जनता को कन्विंस कर ले रहे हैं? क्या मोदी जी जैसे विराट लीडर का व्यक्तित्व तो नहीं कि वो बार बार चुनाव जीत रहे हैं? तो ये पॉइंट कहां पे है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। इंट्रो थोड़ा बड़ा था, लेकिन हमें यह करना पड़ा क्योंकि हमें कुछ सवाल उठाने हैं इस सेशन से और उसके उत्तर तक पहुंचना है। अब देखिए, बार बार यह सवाल उठता है, राहुल गांधी बार बार यह चैलेंज करते हैं कि मोदी जी वोटों की चोरी से जीते, मोदी जी जो है आम जनता से झूठे वादे करके जीते, संवैधानिक संस्थाओं को मैनिपुलेट कर लिया। बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं और बार बार मोदी जी जीते जाते हैं। हर चुनाव में मोदी जी जीत जाते हैं, खास करके जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो जीत ही जाते हैं। तो आखिर ये क्यों संभव हो रहा है? इससे तो वास्तव में वही फ्रेज जो है सच्चाई में बदल गया है कि मोदी जी नहीं तो कौन, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? अब एक हमें इस सवाल के उत्तर के लिए इस बात की पड़ताल करनी होगी कि संविधान में क्या लिखा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, ये बातें तो आप लोग हमेशा ही सुनते रहते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष की कमजोरी है और मीडिया कहीं ना कहीं नैरेटिव गढ़ रहा है सरकार के पक्ष में, या मोदी जी की लार्जर देन लाइफ इमेज हो चुकी है। ये सब बातें तो हम चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन एक चीज पे हम चर्चा नहीं करते कि क्या संविधान के किसी व्यवस्था में ही कोई प्रॉब्लम है? क्या संविधान की कोई टेक्निकलिटीज है, तकनीकी पक्ष है जिसका फायदा उठा के एक बार कोई पार्टी जीतने लगती है तो बार बार वही सत्ता में आती है क्योंकि उसको एडवांटेज मिल गया है? जैसे कोई पहले दौड़ना शुरू कर दे तो वो लक्ष्य तक पहले पहुंच जाएगा, कोई पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर दे तो एग्जाम में पहले सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्या संविधान में कोई एक टेक्निकल ग्लिच है क्या जिसकी वजह से ये मामला गड़बड़ हो रहा है? टेक्निकल ग्लिच कोई है क्या संविधान के अंदर में जिससे कि उसका फायदा उठा के वो राजनीतिक दल जो रेस में आगे निकल गए होते हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है, जिनके पास सपोर्ट ज्यादा होता है कॉर्पोरेट से लेके और जनता का, वो बार बार चुनाव जीतते जाते हैं, अपनी नैरेटिव गढ़ते जाते हैं? तो देखिए, यहां पे एक पैलेस दिख रही है, इसका उत्तर खोजेंगे हम। कहां पे? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। वेस्टमिंस्टर आपने सुना भी हो सकता है या नहीं भी सुना हो सकता है। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, हम तो इसको चर्चा करेंगे ही, और सुना है तो अच्छी बात है। कितना जानते हैं उससे मैच कर लीजिए। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ये जो एक पैलेस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये पैलेस है ब्रिटेन का जिसको कि वेस्टमिंस्टर पैलेस कहते हैं। एक स्थान है, वेस्टमिंस्टर एक प्लेस भी है और वहां पे एक पैलेस भी है, एक स्थान है ब्रिटेन का,
और वहां पे एक महल बना हुआ है और वहीं पे ब्रिटेन की संसद है। तो क्योंकि ब्रिटेन ने दुनिया भर के देशों में राज किया, तो जिन जिन देशों में राज किया वहां पे उन्होंने वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी लगा दी। उन देशों में इंडिया एक अग्रणी देश है। इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जहां पे अंग्रेजों ने राज किया वहां पे ये वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को मोर और लेस सुधारों के साथ, कमोबेश सुधारों के साथ लागू किया गया। अब सवाल यह है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम अलग से चर्चा करेंगे अलग सेशन में, क्योंकि हमारी क्लास ही राजनीति विज्ञान संबंधी है और इस पे हम चर्चा करते रहेंगे कि क्या क्या भारत के संविधान में वो व्यवस्थाएं दी हैं जो आम नागरिकों को जाननी चाहिए। खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को नहीं, भारत का संविधान तो सबको जानना चाहिए। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग मुद्दों को कनेक्ट करके चर्चा करते रहेंगे। तो हम वेस्टमिंस्टर मॉडल पर भी आएंगे, लेकिन हमें इस वेस्टमिंस्टर मॉडल से एक चीज निकालनी है, क्योंकि हमने इस सेशन की शुरुआत में ही कुछ सवाल खड़े किए थे। सवाल यह था कि जब कोई नेता जीतने लगता है और बहुत ताकतवर हो जाता है, वो सुपरमैन सरीखा हो जाता है, नॉन बायोलॉजिकल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ये वेस्टमिंस्टर मॉडल में कोई चीज हम अपने यहां भी लागू करते हैं क्या? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल से जो सबसे बड़ी चीज हमने अपनाई है इंडिया में वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो सबसे बड़ी चीज है वो है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक संसद होगी जिसमें 2 सदन होंगे, वहीं से चुनाव होगा। भारत में भी ऐसा होता है, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे लोअर हाउस से, जैसे लोकसभा में चुने जाते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, वहां पे राजा का शासन होता है, वो एक नॉमिनल हेड होते हैं, सेरिमोनियल हेड होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं। क्राउन सिस्टम कहा जाता है भारत में, उसकी जगह राष्ट्रपति होते हैं। उसकी टेक्निकलिटीज की बातें हम बाद में करेंगे। हमारा सवाल यह है कि हमने संसदीय लोकतंत्र ले लिया, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम से हमने ले लिया। अब इस वेस्टमिंस्टर मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होगा। ऑब्वियसली इलेक्शन क्यों होगा भाई? इलेक्शन क्यों किया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन फॉर व्हाट? तो इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए इलेक्शन करते हैं, बात सही है। तो हमारे यहां क्या सिस्टम है? वहां भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, लॉर्ड सभा। खैर हम अपनी बात करते हैं। तो हमारे यहां एमपी होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है। तो जब एमपी का चुनाव किया जाता है तो हम लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, क्योंकि राज्यसभा वाला तो इनडायरेक्ट चुनाव है, आम जनता उसमें भाग नहीं लेती। तो हम लोकसभा के चुनाव को देखते हैं। तो जब हम लोकसभा के चुनाव को देखते हैं, देखो अगर ये समझ में आ गया ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्यों राजनीतिक दल ये सवाल करते। आप राजनीतिक दलों को देखिए, वो क्यों एक बार चुनाव जीतने के बाद जनता का ध्यान नहीं देते। एमपी एमएलए एक बार चुनाव जीत लेते हैं तो वो जनता के मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं काम करते? भ्रष्टाचार में लग जाते हैं, पैसा कमाने में लग जाते हैं। आप हर तीसरे दूसरे व्यक्ति से मिलिए, वो कहेगा कि मैंने वोट नहीं दिया है, पता नहीं कैसे मोदी जी चुनाव जीत गए, पता नहीं फला व्यक्ति कैसे जीत गए। और फिर आपको लगने लगता है कि अरे यार, जब लोगों ने वोट ही नहीं दिया इसका मतलब कोई भ्रष्टाचार हुआ है क्या? ईवीएम हैक हो गया है, या वोटों की चोरी हुई है, या लोगों को धर्म जाति के नाम पे बांट के वोट ले लिया गया है, या अधिकारियों को मिला लिया गया है, कुछ ना कुछ तो फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ये क्यों उभर के सामने आता है? क्योंकि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हमारा इलेक्शन एमपी के लिए हो रहा है, और इसलिए ये लोग नेता लोग, इसी जो मैं ये बात बताऊंगा इसी में उत्तर छुपा हुआ है कि आखिर कोई राजनीतिक दल, कोई एमपी चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री, सीएम, आम जनता के पीछे क्यों नहीं भागते हैं? अगर आम जनता ने ही उन्हें चुना है और यही लोकतंत्र है तो वो आखिर क्यों नहीं जनता के लिए? अगर जनता कहे कि हमें स्कूल चाहिए तो स्कूल दे दो, लेकिन नेताजी तो शराब की दुकान खुलवा देते हैं।
जनता कह रही है कि हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, हमें जो ट्रेनों की एग्जिस्टेंशियल फैसिलिटी है, जो वर्तमान में ट्रेनें हैं उनको सही कर दो भाई, उनका रखरखाव सही कर दो, उनका परिचालन सही कर दो। लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही, वो बुलेट ट्रेन चला रही है। आप जमीन पे डिमांड कर रहे हो, वो आसमान में भागे जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि हम अपने यहां रोजगार सृजन की व्यवस्था बनाएं, और हम अमेरिका के पॉलिसी की बात कर रहे हैं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, सिंदूर के पेड़ लगा रहे हैं। कौन सी जनता ने डिमांड किया होगा कि बताइए सिंदूर के पेड़ लगा दीजिए? डिमांड है कि आम जनता को घर मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग हो। लेकिन सरकार क्या करेगी? वो खुद एमपी एमएलए के लिए घर बनाएगी। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, 184 फ्लैट, वो भी टाइप 7 वाले 5-5 बेडरूम वाले फ्लैट हैं, विशाल काय। तो वो एमपी को मिल रहा है। क्या ये जनता चाह रही है कि एमपी ऐशो आराम से रहे? एमपी को 5 करोड़ मिलते हैं, एमएलए को 2 करोड़ मिलते हैं प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लाखों रुपए सैलरी है, दुनिया भर की फैसिलिटी है, तामझाम है, अधिकारी है, स्टाफ है। ये जनता कह रही है कि उनको दे दो। तो जनता को तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेहतर व्यवस्था चाहिए, कम टैक्सेस चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए कि लोग पलायन ना करें। लेकिन हो उल्टा रहा है। नेताजी तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद खाली जुमले जुमले हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आम जनता को लग रहा है कि इलेक्शन फ्रॉड हो गया है। तो संविधान की इसी व्यवस्था में खामी है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये पकड़ में आ गया तो आप जान जाएंगे कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग एक क्षेत्र में जिसको वोट नहीं देते हैं वही क्यों जीत जाता है चुनाव, और फिर वो चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र की सुनता क्यों नहीं है, अपनी मनमानी क्यों करता है, गायब क्यों हो जाता है मिस्टर इंडिया जैसा। इसी प्रश्न का उत्तर यहीं पे मिलेगा इसी सेशन में, तो इसको देखिएगा जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इलेक्शन हो रहा है, अब इलेक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट इलेक्शन है यहां पे। आइए चलिए देखते हैं, एक चुनावी क्षेत्र में चलते हैं। मान लीजिए कि एक चुनावी क्षेत्र बना दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराने के लिए आ गया। उसने घोषित कर दिया कि इस चुनावी क्षेत्र में चुनाव इस डेट पे होगा। चलिए चुनाव हो गया, नॉमिनेशन हो गया, सब हो गया, पर्चा दाखिला हो गया। अब जब यहां पे चुनाव होगा तो कैंडिडेट्स देखिए, ए बी सी डी ई, मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट्स हैं, और कुल वैलिड वोट्स हैं इस क्षेत्र में 100। वैलिड वोट्स इसलिए मैंने कहा वैलिड और एलिजिबल, कि हो सकता है कुछ लोग कम उम्र के हों, कुछ लोग आउटडेटेड हों, कुछ लोग वोट देने ना आए, कुछ लोग बीमार हों, कुछ लोग बाहर हों। तो इस वजह से मैंने उसको क्या लिखा, वैलिड वोट्स। मान लीजिए कि 100 इस क्षेत्र में वोट हैं, टोटल एलिजिबल वोटर्स हैं, और मान लीजिए 100 आ जाते हैं, हो सकता है उस दिन 85 हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं। अब आज अगर वोटिंग हो रही है चुनावी डेट पे इस चुनावी क्षेत्र में, ये समझ में आ गया तो आपको इन सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है, सबको जानना चाहिए, खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले नहीं, भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो पता लग जाएगा कि हम जितना आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर लगा रहे हैं, ईवीएम फ्रॉड के ऊपर लगा रहे हैं, हैकिंग के ऊपर लगा रहे हैं, धर्म जाति के ऊपर वोटों के बंटवारे के ऊपर लगा रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के ऊपर लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण इन सबको छोड़ के ये है, ये जो संविधान का फॉल्ट है, इसी को ठीक किए बिना कोई सुधार संभव नहीं है। देखिए, तो ए ने इस क्षेत्र में मान लीजिए 31% वोट पाए, 100 में से 31 वोट इसे मिल गया, बी को मिल गया 25 वोट, 25% पाए, सी को मिल गया 20%, और इसको मिल गया डी को 15%। अब टोटल वोट कितने हो गए, जोड़िए जरा, तो 40 और ये 60 और 91, ये 91% वोट यहां तक हो गए, ये 91% वोट हो गए, और इसको भी 9% जोड़ लीजिए, हो गया 100% वोट। ई भी 9%, तो टोटल 100% वोटों का आंकड़ा हमारे पास आ गया। अब देखिए कि अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे देखूं कि अब ये ए वाले को विक्ट्री हमने डिक्लेयर कर दी, चुनाव आयोग ने कहा कि ए वाला चुनाव जीत गया, इसकी विक्ट्री हो गई, ठीक है। चुनाव आयोग ने कहा कि ए वाला बन गया, एमपी या एमएलए जो भी हो, जिसका भी चुनाव हो, तो इसकी विक्ट्री हो गई। अब इस क्षेत्र में अगर 100 वोट थे तो 31 वोट पाके ए चुनाव जीत गया,
जबकि इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े? 69 वोट्स ऑपोजिशन के हैं। ये देखिए, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग उम्मीदवारों के, कोई निर्दलीय भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है, और 69 वोट 100 में से ऑपोजिशन को पड़े हैं और 31 वोट पाके ये चुनाव जीत गया। अब क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स लोगों ने ए को नहीं दिए हैं, तो उस क्षेत्र में चुनावी चर्चा चलेगी कि भाई हमने तो वोट ही नहीं दिया, फिर ये जीता कैसे? तो जरूर इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया है, जरूर ईवीएम हैक हो गया है, जरूर इसने पोलराइजेशन ऑफ वोट्स किया है, ध्रुवीकरण किया है वोटों का, लोगों को बरगलाया है, घूस खिलाया है, अधिकारियों को मिलाया है, लोगों को लालच दिया है, जुमले फेंके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फॉल्ट है, संविधान के अंदर में एक बहुत बड़ी एनोमली है। हमने उस दौर में इसको अपनाया था जब भारत की आबादी आजादी के समय कितनी थी? 32-34 करोड़ के आसपास। आज है 146 करोड़। 146 करोड़ की आबादी में यह सिस्टम फॉल्टी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम वोट पाने वाला उस पूरे चुनावी क्षेत्र में जो व्यक्ति कम वोट पा रहा है, हालांकि वो अपने ग्रुप में 5 लोगों में तो पहले पा गया, लेकिन ओवरऑल देखें तो विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं और जो जीता है उसके पक्ष में कम वोट पड़े हैं, तो भी वो जीत गया। तो उस क्षेत्र में ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन तो हुआ नहीं, ये तो डेमोक्रेसी हुई नहीं कि विपक्ष की आवाज ज्यादा बड़ी है और ये जीतने वाला व्यक्ति कम वोट पाके भी जीत गया। कम से कम ये 100 में 51 वोट तो होने ही चाहिए थे एमपी एमएलए बनने के लिए, जिससे कि उस क्षेत्र में एमपी एमएलए के ऊपर दबाव बने। और फिर लोग कम ऐसे कहते कि भाई हमने इसको वोट नहीं दिया है फिर भी कैसे जीत गया, क्योंकि बहुसंख्यक लोग वोट देते। मेजॉरिटी अगर एक व्यक्ति को वोट देती और तब वो जीतता तो उस क्षेत्र में वो डरता। अब इस ए को खाली क्या करना है? दाना फेंकना है। 100 में से खाली 30 से 35 लोगों को लालच देना है, धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा के नाम पे बरगलाना है, झूठा इमेज क्रिएट करना है, मैनिपुलेशन करना है, अपने को नॉन बायोलॉजिकल बता देना है, मीडिया को मैनेज कर लेना है। जो आप बोलेंगे वही मीडिया दिखाएगी, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। एक को कुछ नहीं करना है, 30, 31, 35 लोगों को खाली साम दाम दंड भेद लगा के कन्विंस कर लेना है। बाकी जो मेजॉरिटी 60-70 लोग हैं गए भाड़ में, करते रहे विरोध, करते रहे धरना, प्रदर्शन, अनशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरी एनोमली को क्या नाम दें हम? ये वेस्टमिंस्टर मॉडल है, ब्रिटेन में होता है, जहां की 14 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटा देश है, तो वहां ये सब ठीक है। तो अब देखिए, इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, स्तंभ तक पहले पहुंचने की प्रक्रिया। जो अधिक वोट पा गया वो जीत गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTPS। जो पहले पहुंच गया स्तंभ तक, मतलब जिसने अधिक वोट पा लिए वो जीत गया। अगर ये 51 होता, 100 में अगर 51 वोट होते, अब ये कैसा सिस्टम है? 100 में खाली 31 वोट पाके ये जीत गया, इसकी विक्ट्री हो गई। अगर ये 100 में 51 वोट होते तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि जब तक 51% वोट ना आए, मतलब 50% + 1 वोट ना आए, तब तक चुनाव कराते रहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी भारत तो गरीब देश है, यहां बार बार चुनाव थोड़े ना करा सकते हैं। भाई इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो सबसे कम वोट वाला है उसको बाहर करो। एक बार में नहीं बाहर हो रहा है तो अंतिम से जो जैसे ABCDE थे, D और E को खत्म कर दो, फिर 3 में इलेक्शन करा लो। 100% 100 में आपको 51-52 वोट वाला व्यक्ति मिल जाएगा। क्या होगा? इलेक्शन 2 दिन करा लो। तो इसके लिए नेता क्या तर्क देते हैं कि इससे तो राष्ट्र की संपत्ति की हानि होगी, इससे तो हमारे संसाधन व्यय होंगे, लोगों का दिन खराब होगा। ये एक फ्रॉड है, एक झूठ है। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भारत में लड़ा जाता है। एक आंकड़ा देखिए, एक नियम बनाया गया है कि सांसद के चुनाव में कोई व्यक्ति 95 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता बड़े क्षेत्र में, और कोई छोटा क्षेत्र होगा तो 75 लाख। और
एमएलए के लिए अगर बड़ा क्षेत्र है तो 40 लाख खर्च की सीमा है, और अगर छोटा क्षेत्र है तो 28 लाख। अब ये बताइए 28-40 लाख में आप एमएलए बनेंगे? अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति एमएलए बन जाता। करोड़ों करोड़ रुपए तो 50-60 करोड़ 100 करोड़ तो एमएलए के चुनाव में खर्च हो जाते हैं। सांसद के चुनाव में भी यही है, 100-200 करोड़ खर्च करके लोग चुनाव लड़ते हैं। तो सबसे जब महंगा चुनाव लड़ा जाता है, भले ही वो अकाउंट में ना दिखे, इलेक्शन कमीशन उसको ना पकड़ पाए या ना पकड़ना चाहता हो, जब इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पे एक क्लर्क के यहां 15-15 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां 15 करोड़ के नोटों में आग लग गई, एक फॉरेस्ट ऑफिसर, एक जूनियर इंजीनियर 132 प्लॉट का मालिक है, 6 किलो सोना अपने घर में रखता है। पॉलिटिकल पार्टीज भारत की, दुनिया की मतलब जो टॉप रिच पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं, हजारों हजारों करोड़ का चंदा आता है। तो उस देश में आप बात करते हैं कि पैसा खर्च हो जाएगा। जब लोकतंत्र की बारी आती है तो आप कहते हैं पैसा खर्च हो जाएगा। जब स्कूल बनाने की बारी आती है तो कहते हैं पैसा खर्च हो जाएगा। हॉस्पिटल बनाने की बारी आती है कहते हैं पैसा खर्च होगा। जब टैक्स बढ़ाने की बारी आती है तो कूद के चले आते हैं। जब व्यवस्था देने की बात आती है तो आप कहते हैं कि पैसा खर्च हो जाएगा। तो पैसा है किसके लिए? यह आम जनता के लिए ही तो है। तो 2 दिन इलेक्शन कराइए और 100 में से जो 50% प्लस 1 वोट पाए, 51 वोट पाए, उसको जितवाइए। तब जाके ओरिजिनल लोकतंत्र स्थापित होगा। तब हम इस सतही कारणों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि इलेक्शन कमीशन फ्रॉड कर रहा है, तो ईवीएम हैक हो गया, तो ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया। मूल समस्या संविधान के इस वेस्टमिंस्टर मॉडल के डेमोक्रेटिक ढांचे में है, जहां पे द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहता है कि अगर 100 वोट में से कोई 10 भी वोट पा जाए और बाकी कैंडिडेट ज्यादा हों, अगर 6, 7, 5 वोट पा रहे हैं तो 100 में से 10 वाला भी जीत जाएगा। मजाक नहीं है ये सिस्टम के साथ। मान लो कि एक क्षेत्र में 100 लोग हैं, 100 वोटर हैं, और जो ए है उसने सबको धमका दिया, कोई वोट तक आया ही नहीं पोलिंग बूथ तक, तो अगर वो 2 वोट भी पाएगा तो भी जीत गया। ये किस तरीके का समस्या है भाई? अब कुछ लोग कहेंगे कि हम संविधान थोड़े ना बदलेंगे, संविधान तो छुआ ही नहीं जा सकता। क्यों भाई? डॉक्टर अंबेडकर जी और संविधान के जितने हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वो इसीलिए तो अमेंडमेंट लेके आए, संशोधन की, भाई जो गड़बड़ी हो आप सुधारिए। तो अगर एक्चुअल लोकतंत्र पाना है तो हमें क्या करना होगा? एक्चुअल लोकतंत्र बनाना है तो हमें इस फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को बदलना होगा, क्योंकि इसको बदले बिना कुछ नहीं होना है। भारतीय राजनीति में जो सुपरमैन बन जाएगा, जो लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट कर लेगा, जो एक काल्पनिक इमेज क्रिएट कर लेगा, वो बार बार चुनाव जीतेगा, क्योंकि उसको खाली 30-35 लोगों को मैनेज करना है। मैं इसको एक और टेक्निकल उदाहरण से समझा रहा हूं। 2000 आप देखिए जरा, 2014 में, 2019 में और 2024 में जरा एनडीए के वोटों का प्रतिशत देखिए। एनडीए में मतलब मैं बीजेपी इसको कर देता हूं, एनडीए तो पूरा हो जाएगा, बीजेपी में कर देता हूं। 2014 में 282 सीटें थी बीजेपी के पास और खाली इनका मत प्रतिशत था 31%, इसलिए मैंने 31 चुना था द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। 2019 में इनकी सीटें बढ़ के हो गई बीजेपी की 303 और वोटिंग परसेंटेज हो गया 37.5। 2024 में सीटें घट के हो गई 240, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी भी बहुत बढ़ा रहा 36.5। तो अब देखिए लगातार चुनाव, आप देखिए बीजेपी को खाली 30, 35, 36 लोगों को कन्विंस करना है, चाहे जैसे साम दाम दंड भेद लगा के, और वो चुनाव जीत जाएगी। तो फिर ज्यादा एफर्ट्स क्यों मारे? क्यों हम जवाबदेह बने? उनके दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि 30-32 लोग तो हम कभी भी कन्विंस कर लेंगे, हमारे पास मशीनरी है, पैसा है, कॉर्पोरेट का सपोर्ट है, एजेंसीज हैं, तो फिर हम क्यों रेस्पॉन्सिबल बने? और आप खाली बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। अगर कांग्रेस, अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या कर लेंगे? वो भी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, उनकी भी मिलीजुली सरकार होगी, उसमें भी उनके ऊपर दबाव होगा जैसे यूपीए की सरकारें थी, और फिर वो भी व्यवस्था ऐसे ही चलेगी, उसमें भी वही मिनिमम रिप्रेजेंटेशन वाले लोग चुनाव जीत जाएंगे।
तो खाली सरकार चलती रहेगी लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएगा, ड्रेस्टिक चेंज नहीं आएगा, तो क्या फायदा ऐसे लोकतंत्र का? तो नेता फिर से कोई दूसरा सुपरमैन आ जाएगा और फिर वो 2-4 बार चुनाव जीतेगा, लेकिन जनता की हालत में कोई सुधार नहीं होगा। नेताजी या राजनीतिक दल कभी अपने क्षेत्र का ध्यान नहीं देंगे, एक्चुअल मसलों का ध्यान नहीं देंगे, वो खाली अपनी पार्टी का भविष्य सुधारेंगे, उन्हीं के अच्छे दिन आएंगे, बाकी जनता का अच्छा दिन नहीं आएगा। तो बताइएगा ये सेशन कैसा रहा, कितनी बातें आपको समझ में आई, ये बताइएगा जरूर। क्या आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझ में आया? हमारी चुनावी राजनीति में ये समझ में आया कि कहां गड़बड़ी हो रही है संविधान की उस व्यवस्था में, क्या इसको बदला जाना चाहिए? हम खाली सतही तौर पे घूम रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खराब, एजेंसीज खराब, सरकार गलत सूचनाएं दे रही है, मीडिया को उसने खरीद लिया है, लेकिन हम मूल मुद्दे पे तो चर्चा ही नहीं कर रहे। जब संविधान का यह प्रोविजन ही खराब है तो इसको बदले बिना कोई व्यवस्था में चेंज नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि यह बदला जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपका कमेंट बहुत बहुमूल्य है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपका ये एक छोटा प्रयास हमें लगातार मोटिवेट करेगा इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव और रिलेवेंट वीडियो बनाने के लिए जो न्यूट्रल हो। आजकल सबसे बड़ा मसला है कि किसी एक पार्टी, किसी एक नेता के पक्ष में लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको एक न्यूट्रल विचार रखना होगा, एक तटस्थ विचार रखना होगा, जिससे कि आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाएं। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।